दोस्तों, आप टेंस के बारे में तो सुने ही हैं और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो सबको समझ में जल्दी नहीं आता और ये इजी भी नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसको हम समझ सकते हैं और इसके यूजेस कहाँ होते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं पर। साथ में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा। तो मेरा नाम है एसएन और आप देख रहे हैं एसएन की पाठशाला। बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। पहले मैं इसको समझाऊंगा आपको, आप समझते हुए चलिएगा। हर एक टॉपिक को जो मैं समझाऊंगा उसके साथ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, पहुंचते हैं। पहचान आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, यानी कि इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ध्यान सुनिएगा, अगर हिंदी के वाक्य से हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन मिलते हैं आपको, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाता है, प्रिंसिपल कोई मिल जाता है, या कोई परमानेंट एक्टिविटीज जो होती हैं वो मिल जाए, या पोजीशन या मेंटल एक्टिविटी के बारे में पता चले, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, मेरी बातें हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, लेकिन आगे आप इन सारी चीज़ों का एक एक करके एग्जाम्पल देखिएगा, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब हमारे पास कोई हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, उसे भी हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में। प्रिंसिपल यानी कोई सिद्धांत दिया गया है उसको, कोई परमानेंट एक्टिविटी है जो एकदम पास्ट में भी हो रही थी, अभी प्रेजेंट में भी हो रही है और फ्यूचर में भी होती रहेगी, उसकी होने की संभावना है, तो इसे हम कहते हैं परमानेंट। जैसे आप इस मनुष्य जो है इस धरती पर पहले भी रहता था, अभी भी रह रहा है और फ्यूचर में भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद है पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और मेंटल एक्टिविटी के बारे में भी जब हमको बात करनी होती है, कुछ बताना होता है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में आपको आज तक आप लोग यही पढ़े होंगे कि वाक्य के अंत में जब आपको ता है, ती है, ते है, एटसेट्रा लगा रहता है या मिलता है, तब उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। बातों को नोट करिएगा, जो अभी तक आपने ये पढ़ा है ये बात पूरी तरह से आपको लागू नहीं होती है, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश को हिंदी से नहीं पढ़ा जा सकता। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश की भाषा में पढ़ना होगा। इसीलिए मैंने ऊपर का जो डेफिनेशन दिया, इसका आइडेंटिफिकेशन जो दिया, वो एक्चुअल इसकी बात करती है, मैंने एक्चुअली में वही है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ बातें यहां और समझने वाली है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हम लोग जिन सेंटेंसेस का बात करते हैं वो कैसे सेंटेंस हैं, वो तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन क्या जो इनका टाइम है वो डेफिनिट है क्या? तो देखिएगा, ये टेंस डेफिनिट होता है लेकिन इसका टाइम इनडेफिनिट होता है, क्योंकि जब कोई भी काम हम लोग करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, ये जो बात है आपको लग रहा होगा कि 4 बजे एक पर्टिकुलर टाइम का मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब ये टाइम पर्टिकुलर है तो ये डेफिनिट क्यों नहीं है, इनडेफिनिट क्यों हो रहा है ये टेंस? तो यहाँ टेंस जो है वो आपका क्या होगा, याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस जो है वो डेफिनिट है, लेकिन यहाँ जो टाइम होगी वो इनडेफिनिट होगी, क्योंकि पास्ट में भी हो सकता है कि मैं 4 बजे उठ रहा था, अभी मैं प्रेजेंट में भी उठ रहा हूं और फ्यूचर में भी वो मेरे एक्टिविटी को दिखा रहा तो मैं शायद उठ रहा हूँ। तो ये टेंस इनडेफिनिट है, मतलब सॉरी, इसमें जो टाइम दिया गया है वो इनडेफिनिट है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और नोट करिएगा कि सिंपल वर्ड में मैंने क्या बताया था कि जिस वाक्य के अंत में ता ही, ती है, ते है लगा रहा है, तो जब कभी आप विजुअल चीजों के बारे में बात करिएगा, जो रेगुलर होती है उनके बारे में, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके बारे में, तो इन सब सेंटेंसेस का लास्ट भी इसी टाइप के, मतलब अंत में, मतलब ऐसे ही आपको लास्ट में इसी सबसे, जैसे कि ता है, ती है, इन्हीं सबसे इसका अंत आपको देखने को मिलेगा। इसी कारण से इसको हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं कि आप रट लीजिए या लर्न कर लीजिए कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। बहुत लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, तो इस बात को लेकर के झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग ग्रामेरियन जो है वो अलग अलग अपना मत प्रकट करते हैं और अपना तथ्य को मतलब प्रूफ करने के लिए अपनी बातों को वो एग्जाम्पल्स देते हैं। तो सबके अनुसार ये सेम है, आप इसको समझ के बस इतना रखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है जहां तक हम देखते हैं। तो बस थोड़ी सी आगे बात है, जो बात सॉरी आगे जो थोड़ी बात है वो मैं क्लियर करूंगा जब मैं वीडियो लेक्चर में सामने आकर बात करूंगा। तब यहां पर हमको समझना है, जब इंग्लिश में बात करते हैं कि इस टेंस में क्या देखने को मिलता है, फिर कैसे इसको पहचानेंगे। जब सेंटेंस इंग्लिश में लिखे रहेंगे तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन मिलेगा। वर्ब वन किस का बात कर रहा हूं मैं, यहाँ मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, और मेन वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे हमें किसी कार्य के बारे में पता चलता है, जैसे कम मतलब हो गया आना, है ना, गेट मतलब हो गया पाना, सिट मतलब हो गया बैठना, ये सारे वर्ब जो होते हैं आपके मेन वर्ब कहलाते हैं।
समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो स्पीक कर रहा हूं, ये भी आपका एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब ही हुआ। या फिर आपको मिलेगा मेन वर्ब का 5 फॉर्म, 5th फॉर्म जिसको हम लोग एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। आगे सब क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल के थ्रू मैं सब क्लियर कराऊंगा। स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग, तो ये सिंपल वीडियो आपको जरूर लग रही होगी देख करके, क्योंकि मैं इसमें शायद अच्छे से प्रेजेंट ना कर पा रहा हूं, इसको लिखा हुआ सही से ना हो, लेकिन या मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये वीडियो थोड़े लेंदी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो मे भी हो सकता है अभी तक आपने न देखा हो। जब सेंटेंसेस आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिलेंगे तो उसमें डू और डज के साथ वर्ब वन लगा रहेगा, यानी कि एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। आगे हम समझेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे। आगे बढ़िए और समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो मैंने आपको बात बोला था कि इसकी पहचान क्या क्या हो सकती है वो आपने देखा था। अब समझिए वो कैसे मैं उसको प्रूव करता हूं आपके सामने। जैसे यहां एग्जांपल देखिएगा कि आई गो टू बेड एट 10 PM। मैं हर रोज क्या है, मेरी एक्टिविटी, मेरी आदत है कि मैं 10 बजे रात को बेड में चला जाता हूं, मैंने सोने चला जाता हूं। तो ये क्या दिखाती है? तो ये पहली बात समझिए कि ये मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं रोज क्या करता हूं, हो सकता है कभी कभार ना जाऊं, लेकिन हैबिट किसको कहता है? जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग करते हैं उसी को। तो मैं सोने जाता हूं कितने बजे? 10 बजे। ये मेरी टाइम टेबल बनी हुई है, रूटीन बनी हुई है, तो ये मेरी हैबिट हुई। पहला चीज क्लियर है। दूसरा, ये रेगुलर हो रहा है क्या? हाँ, ये रेगुलरिटी को भी दिखाती है कि मैं रोज क्या करता हूं, सोने चला जाता हूं बेड पर 10 बजे। अगला क्या है? रिपीटेड एक्शन भी है ये, बिल्कुल हाँ, मैं आज कर रहा हूं, मैं कल भी करूंगा, उसके बाद भी करूंगा, तो ये रिपीट भी हो रहा है। तो ऐसे एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो आई होप आपको पहला क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल को देखिए, 2 and 2 makes 4। ठीक है, ये बात क्या सच नहीं है क्या कि 2 and 2 जो होते हैं मिल करके 4 बनते हैं, या 2 और 2 मिलकर 4 बनाता है? ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि द मिल्क इज व्हाइट, ये क्या है? दूध जो है सफेद होता है। ये बात को याद रखिए। तो उसमें क्या दिख रहा है आपको कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो इसमें ही आएगा। हम लोग कह सकते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। तो ये भी हमारा ट्रूथ है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ के श्रेणी में आता है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से में हमको यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें देखने की मिलती है, यानी कि जो चिरंतन सत्य हो। अगला है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, यानी कि जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर खौलता है? 100 डिग्री। तो क्या ये सिद्धांत नहीं दिया गया है? ये किसी का प्रिंसिपल बताया नहीं गया है? किसी वैज्ञानिक ने क्या इसे नहीं बताया है क्या? बिल्कुल, हम लोग इसको मानते भी हैं और ये प्रैक्टिकली हम इसको जानते भी हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है स्कूलों में। अगला है द गंगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, यानी कि गंगा जो है वो कहां से निकलती है? स्प्रिंग्स मतलब निकलना, हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा का उद्गम कहां है? हिमालय है। तो ये परमानेंट एक्टिविटी नहीं। क्या अभी क्या गंगा सिर्फ आज के लिए हिमालय से निकली है? इसके पहले क्या कहीं और से निकलती थी? नहीं ना। तो यही बात याद रखिए कि हिमालय से पहले भी निकलते थे, जब हमारे पूर्वज लोग, एंसेस्टर लोग रहते थे तब, अभी हम लोग हैं तब भी, और हमारे आने वाली पीढ़ी जब रहेगी तब भी गंगा उसी जगह से होगी। ये परमानेंट है। अगला बात को समझेंगे, एग्जाम्पल को देखिए, क्लियर करते जाइए। आगे क्या लिखा हुआ? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास 10 कार हैं, मेरे पास गाय है, मेरे पास घर है। ये जब बात बोलते हैं तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि अपना अधिकार दिखाते हैं इस चीज में। तो ये क्या कहलाता है? इंग्लिश में पोजीशन कहलाता है। तो यहाँ आई हैव अ कार क्या दिखाता है? अधिकार को। मैंने पहले ही डेफिनेशन को मैंने बताया कि आपको जब मैं पहचान बताऊंगा इसको आगे क्लियर करूंगा। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूं, आप देखकर बताइए कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा, मेहनत बहुत ज्यादा लगता है बनाने में किसी वीडियो को। आई बिलीव इन गॉड, अब देखिए ये आपकी मेंटल एक्टिविटी है। मुझको गॉड में फेथ है, विश्वास है, मैं उन पर बिलीव करता हूं। आप हो सकता है ना करें, इसलिए इसको मेंटली इसमें बात किया गया है। मेंटल एक्टिविटी है ये आपकी, आप करें या ना करें ये आपके ऊपर है। मेरा मानना क्या है कि गॉड का अस्तित्व है तो है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग आगे देख के समझते हैं। चलिए, तो अभी आप देख रहे होंगे यहां बात की जा रही है, स्लाइड नंबर 3 है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंपॉर्टेंट रूल्स की। तो पहले मैं कुछ रूल्स आपको इजीली और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान देखिएगा। रूल नंबर 1 सुनिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज होता है डू और डज के रूप में, लेकिन वो अफर्मेटिव में नहीं होगा। एग्जाम्पल को समझिए, जैसे आई प्ले फुटबॉल, नहीं इसमें कोई डू लगा है, नहीं कोई डज लगा है, और इज एम आर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। आगे आप और अच्छे से समझेंगे जब मैं टेंस के एक एक करके पार्ट वाइज वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आई प्ले फुटबॉल, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, प्ले हो गया आपका वर्ब, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या मिला हमें? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी इस क्रिया जो प्ले है इसकी सहायता के लिए कोई और क्रिया नहीं मिलती, इसलिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर है ये? आगे देखिएगा ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल है ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। ही सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, और मी
कौन सा हो गया? तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ही लव्स मी में लव जो है वो जो मेन क्रिया है, एक्शन वर्ब क्या दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या देखने को नहीं मिल रहा, तो वो है हेल्पिंग वर्ब। ये आप समझ चुके होंगे आई थिंक कि पहला रूल क्या याद रखना है आपको कि सेंटेंस जब अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब जब हाँ वाली बात की जा रही हो, पॉजिटिव हो, तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अब क्वेश्चन आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है, तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, पर्सन मतलब होता है सब्जेक्ट की बात की जा रही है जो आपके सेंटेंस में लगते हैं, है ना। तो ही सी इट या फिर कोई एक चीज को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे एक नाम, जैसे हम बोल देंगे राम, श्याम, मोहन, कोई एक आएगा तब, सीता, गीता, उसके बाद आप बोल सकते हैं कोई भी नाम, किसी को किरण, कोई एक नाम होगा तब भी हम कह सकते हैं। एक पेन हो, एक टेबल हो, एक फैन हो, एक चेयर हो, एक बेड हो, तो हम लोग एक मानते हैं, कंसिडर करते हैं, तो उसे सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब वर्ब में हम लोग एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। पहला नियम आपको याद हो गया कि हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव के साथ नहीं होगा। दूसरा याद रखिए कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा तो उस समय हम लोग यूज करेंगे एस और ईएस का प्रयोग। आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एस कहाँ यूज होगा, ईएस कहाँ होगा। फिलहाल आप एग्जाम्पल से केवल इस पॉइंट को क्लियर करिए, इस नियम को, रूल को क्लियर करिए। जैसे ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम, यहां जब ही लगा, ही एक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने अंडरस्टैंड नहीं बल्कि अंडरस्टैंड्स का, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। दूसरा है राम कैचेज एवरी बॉल इन द फील्ड, राम जो है क्या कर लेता है कि हर एक बॉल को कैच कर लेता है फील्ड में। तो यहाँ राम जो है चूंकि सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन भी है और सिंगुलर नाउन भी, प्रोनाउन भी है, तो क्या समझे, इसके लिए हम लोग तो समझ गए कि यहाँ एस और एस लगेगा, इसलिए कैच नहीं बल्कि कैचेस लिखा गया है यहाँ पर। अब अगला दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक और बात मैं इसको समझाने से पहले क्लियर करना चाहूंगा। देखिए जब हम लोग वर्ब 1 केवल लगाते हैं या वर्ब केवल 5 लगाते हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम डू डज लगा दे रहे हैं किसके जगह पर, तो डू डज हम लोग लगा दे रहे हैं कि हम समझ में आए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने इंग्लिश में इसके पहचान को बताया भी था आपको कि वर्ब 1, वर्ब 5 या फिर डू या डज का प्रयोग करके हम लोग समझेंगे। तो आपने देखा डू डज पहले से ही लग गया, तो इसी से आप क्लू ले सकते हैं और याद रख सकते हैं कि डू डज लगने के बाद हमको वर्ब 5 लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हम डायरेक्ट मेन वर्ब 1 लगाएंगे। वैसे भी डू या फिर डज जब होता है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ समझिए एग्जांपल को कि सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो क्या समझेंगे हम कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ही डजंट लाइक इट, देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है कि वह इसे पसंद नहीं करता है, इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि ही डज नॉट लाइक इट, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अभी ज़्यादा चल रहा है, स्पोकन में भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन का ही, जिससे इंग्लिश में आप इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंसी आपकी बढ़ जाए, इन्फ्लुएंट फील करें आप। ही डजंट लाइक इट और ही डज नॉट लाइक इट, इसको आप खुद सुन करके समझ सकते हैं कि वह इसे पसंद नहीं करता है। अब ही रहता है तो ही सिंगुलर है, तो मैंने बताया आपको वहां पर एस ऐसे लगता है, यहाँ पर डज लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आप क्या समझेंगे कि डज का प्रयोग करते हैं। आगे मैं स्लाइड में अच्छे से क्लियर करूंगा, इसका चिंता करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है डज ही लाइक इट, इसी क्वेश्चन को हमने क्या क्वेश्चन का फॉर्म दे दिया, इसी जो सेंटेंस को हमने लिखा था उसको क्वेश्चन का फॉर्म, क्या वह इसे पसंद करता है, तो डज ही लाइक इट। वैसे क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ इस सब का भी प्रयोग करते हैं, जो आगे आपको सिखाया जाएगा अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज। देखते रहिए वीडियो में। पेशेंस की आवश्यकता है, मैं वो 5 मिनट की वीडियो बना नहीं सकता जिसमें मैं बोलूं कि मैं पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट कर सकता हूं 5 मिनट में और 1 घंटे में मैं 12 के 12 टेंस कंप्लीट कर दूंगा आपके, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक एक बात को समझाना आसान है। मैंने बचपन में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस की है इसको सीखने में, लेकिन अब क्या है कि अब ये इतने अच्छे से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये हार्ड है, बहुत इजी है, पहले समझिए इसको। तो क्या देखें आप, डज ही लाइक इट क्वेश्चन मार्क, तो आपने क्या देखा कि जब नेगेटिव सेंटेंस हुआ और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना तब हमने डू डज का प्रयोग किया। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़िए, अभी तक तो हम लोग रूल क्लियर कर रहे हैं, आगे अभी और कुछ बचा हुआ, देखिए ध्यान से। अब आगे है आपके सामने इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ हैं जिसको आप लर्न कर लीजिए, या फिर आप जैसे भी हो इसको समझने की कोशिश करिए। लिख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाकर रखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है, कोई बुक बाद में आपको टच नहीं करना पड़ेगा। पहला समझते हैं हम लोग डू डज का यूज़ कहाँ होता है। याद रखिएगा
अगर सेंटेंस मैंने केवल प्लस वी ई लिखा है, लेकिन इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव आप समझिए, ठीक है। तो वहां जब सेंटेंस मैंने पहले भी बताया कि डू डज का प्रयोग कब नहीं करेंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, करना ही नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तब हम लोग डू डज का प्रयोग अवश्य करेंगे, इस बात को याद रखिए। समझने वाली बात है कि हम डज का प्रयोग कब करेंगे, और डज का ही हम फॉर्म समझेंगे डजेंट को, केवल नॉट लग गया उसमें, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग को डजेंट लिखना पड़ेगा। पिछले सेंटेंस से आपको क्लियर हुआ होगा कि डज नॉट को हम डजेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, आगे कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा आपको। क्या देख रहे हैं आप लोग कि ही सी ईट राम सीता डॉग एटसेट्रा, मैंने एग्जांपल दिया है पीछे, मैंने क्लियर, इसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो इसके साथ ही डज या डजेंट का प्रयोग किया जाएगा, इससे आप केवल याद रख ले। और जो बच गए उनके साथ हम लोग डू या डोंट का प्रयोग करेंगे। तो क्या समझे आप, आपको सब लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक पार्ट को लर्न करना है, जिससे आप अगले पार्ट को अपने आप समझ जाएं। दूसरा समझिए, यहां पर एक अलग चीज आता है कि एस ईएस या आईएएस का प्रयोग कब किया जाता है। तो ईएस और आईएएस सेम ही है, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस जो है मैं आगे क्लियर कर दूंगा, समझ लीजिएगा। तो मैंने बोला था कि मैं आगे क्लियर करूंगा आपको कि एस और ईएस का प्रयोग कहां होता है। आप देखिए ध्यान से कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तभी हम लोग याद रखिएगा कि एस ईएस या आईएएस का प्रयोग करते हैं। ये बात तो नोट कर लीजिए। अगर आपके सामने यू, दे, वी, राम एंड श्याम, मोर देन वन थिंग आए तो हम एस ईएस या आईएएस का प्रयोग करेंगे ही नहीं, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ लिख देंगे बिना कुछ सोचे। लेकिन अगर सामने आता है ही, सी, ईट, राम, सीता, डॉग एटसेट्रा, मैंने एक चीज को जाता है, तब हमको वहां पर एस ईएस या आईएएस का प्रयोग करना पड़ सकता है, उसके अनुसार देख करके, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर आपका जो रूल है क्लियर हो गया। आगे समझिए, अगर वर्ब का अंत में आपको ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एस या एस एच आए तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें ईएस का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्या बोला, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए वर्ड्स से कोई शब्द या कोई वर्ब जो है वो लास्ट हो रहा, मतलब उसका एंड हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं जी ओ, गो, गो में किससे खत्म हो रहा है, ये ओ पर खत्म हो रहा है, जी ओ पर खत्म हुआ, तो वहां हम लोग एस नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। दूसरा समझिएगा, फिक्स, ये किससे खत्म हो रहा, एक्स से खत्म हो रहा, तो यहां हम फिक्स नहीं बल्कि फिक्स में एस नहीं लगाएंगे बल्कि फिक्सेस करेंगे, ईएस का ऐड करेंगे। अगला है बज, बी यू जेड जेड, क्या समझे, जेड से एंड हो रहा है। आपका अगला भी देखिए, मैंने बोला था कि सारे रूल के साथ आपको एग्जांपल मिलेंगे कि वो अच्छे से क्लियर हो पाए और आप समझ पाए, तो इसका क्या होगा, बजेज। अगला है सर्च, सी एच मिला तो इसको करेंगे सर्चेज। अगला है वॉश, वॉशेज, क्रॉस, क्रॉसेज। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और जो आपको जाननी है वो क्या है कि आईएएस का प्रयोग कब करते हैं। तो जब जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई इस स्ट्रक्चर पर खत्म हो तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करके ईएस ऐड कर देते हैं। तो वाई को हटाना पड़ता है, वहां पर आई लिखना पड़ता है वाई की जगह और ईएस। समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट प्लस वाई का मतलब कॉन्सोनेंट उसके बाद वाई आएगा और सेंटेंस खत्म होगा। आपने देख रहा होगा, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एफ आर वाई लिखा हुआ है। ध्यान समझिएगा, हमने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू ये 5 वाउल्स होते हैं हमारे, लेकिन उनके अतिरिक्त जो बच जाते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आर हमारा क्या हुआ, एक कॉन्सोनेंट हुआ, उसके बाद खत्म, उसके बाद किस इस कॉन्सोनेंट हो गया, देन वाई पर खत्म हो रहा है लास्ट में, उसके बाद वाई आया। जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, तो आप देखिए ट्राई, टी आर वाई को क्या किया मैंने, टी आर रख दिए, वाई को हटा करके आई कर दिया और ई एस को ऐड कर दिया गया। अगला फ्राई, फ्राइज, वरी, वरीज। आगे जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहां पर आपको मिलेंगे तो आप इजिली समझ पाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, ये रूल्स हमारे खत्म होते हैं यहाँ तक, आपका मन में अब समझ में आ चुका होगा। अब समझिए एक्सरसाइज को, देखिए यहाँ एक्सरसाइज आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, मतलब स्ट्रक्चर वाइज मिलेंगे। पॉजिटिव अलग होगा, नेगेटिव अलग होगा, इंटेरोगेटिव अलग होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में भी 2 टाइप का होगा, वो अलग होगा, फिर नेगेटिव में इंटेरोगेटिव समझेंगे, सारे हम क्लियर करने वाले हैं 1 by 1। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सरसाइज जो होता है वो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, स्ट्रक्चर इसके कैसे होते हैं और स्ट्रक्चर पर हम कैसे ऐड करते हैं, और क्या हम स्ट्रक्चर खुद से लिख सकते हैं। बिल्कुल हाँ, आप खुद भी बना सकते हैं इसे। देखिए पहले मैं बताता हूं आपको एक्सरसाइज नंबर 1 का स्ट्रक्चर 1, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको ऐड करना है वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहां तक आपका मेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो बचेगा अदर वर्ड वो लिख देंगे। आंसर को इसको मतलब समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना होगा वो देखिए। पहले तो समझिए कि ये स्ट्रक्चर है क्या। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में डूअर खोजना होगा, यानी कि सब्जेक्ट खोजना होगा। यहाँ सब्जेक्ट हो क्या सकता है ये भी मन में रखिए। तो किसी का नाम हो सकता है, माने कोई नाउन हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। इन दोनों के अलावा सब्जेक्ट में और कोई नहीं होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ।
ध्यान से देखिएगा, मैं पत्र लिखता हूं, मैं क्या है, मैं आई हूं, आई ही डूअर है, मैंने काम को कर रहा है लिखने का, तो यही सब्जेक्ट हो गया आपका। तो आई। हु राइट्स लेटर, तो यहाँ कैंसर क्या होगा, आई राइट लेटर, है ना। तो आंसर क्या है, आई। आई कौन हुआ, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या बोला गया, वर्ब लगाइए। उसके बाद मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि वर्ब में या तो एस ई एस लगेगा या तो नहीं लगेगा। तो कब बताएं, ही सी ईट, नेम या कोई एक चीज रहता तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, किसी एक का नाम रहता कोई भी चीज का तो राइट्स करते हैं। लेकिन यहाँ आई के साथ क्या करना होगा आपको, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं, आंसर क्या होगा, आई राइट अ लेटर। अब आगे मैं एग्जांपल बोलते जाता हूं, समझते जाएगा। वे मैदान में खेलते हैं, दे प्ले इन द ग्राउंड, वह हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ही सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। सुमन आम तोड़ती है, सुमन प्लग्स द मैंगोज। यहां समझिएगा एक बात को, सुमन क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो मैंने प्लक नहीं बल्कि प्लक्स लिख दिया। एस या ईएस का प्रयोग करने में बताया था, तो सुमन के साथ क्या लगेगा, प्लक, प्लक में एस, प्लक्स द मैंगो। अब आगे बढ़ेंगे, आगे एग्जाम्पल क्लियर करिए। मेरे पिताजी 2 घंटे आराम करते हैं, माई फादर रिलैक्सेज फॉर 2 hours। मेरे पिताजी कितने हैं, एक हैं, समझ गए हम लोग इससे। तो इसमें रिलैक्स नहीं रिलैक्सेज कर दिए, फॉर 2 hours। यह लड़का बहुत बहस करता है, दिस बॉय आर्ग्यूज अ लॉट। आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, हड़बड़ी नहीं है, टाइम नहीं है तो आप वीडियो को पूरा एक बार में ना देखें, पार्ट वाइज करके देखें। एक बार में एक सेंटेंस को समझे, उसका एक्सरसाइज खुद बैठ कर सॉल्व करें, देन अगले पार्ट को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे नेगेटिव कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये हमको समझना है। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि सब्जेक्ट, नेगेटिव में भी क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, या फिर सीधा हम नॉट लगाना है तो डू या डज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यहाँ आप बगल में देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन का बात भी मैंने किया है इसमें, कि डू नॉट को हम लोग डोंट कहते हैं और डज नॉट को डजेंट कहते हैं। तो आप डू नॉट और डज नॉट लिखने का जगह डोंट और डजेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बात की थी कि डू डज जब लग जाएंगे तो वर्ब 1 लगाना है, चिंता की बात ही नहीं है कि हमको एस ई एस जोड़ना है, नहीं। आंसर सुनिएगा, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं, आई डू नॉट डिसीव एनीवन। हम सफर नहीं करते, वी डू नॉट ट्रेवल। मेरे पिताजी पेपर नहीं पढ़ते हैं, माई फादर डजेंट या डज नॉट रीड न्यूज पेपर। अगला सेंटेंस है, वह गाली नहीं देता है, ही डज नॉट अब्यूज एनीवन। वह किसी को गाली नहीं देता है तो एनीवन। तुम शाम में नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट इन द इवनिंग। क्लियर है। यहां एक बात समझिएगा कि प्लेस नॉट जो लिखा हुआ है, जो नॉट एट द थर्ड प्लेस पर हमको करेंगे इसको, तो नॉट हमको कहाँ प्लेस करना है याद रखिएगा। अगर हम सिंपली नॉट लगाते हैं तो या तो हम हेल्पिंग वर्ब में जैसे डज में ही लगा करके डजंट कर देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा, या फिर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट कुछ भी लगाएंगे, फिर डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, तो यानी थर्ड नंबर प्लेस पर हम नॉट को प्लेस करेंगे। ये याद रखिए, क्लू से समझ में आ रहा। विथ हेल्पिंग वर्ब में हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करेंगे, बता ही चुका हूं मैं, जैसे डजंट वगैरह। अगला, कॉन्ट्रैक्शन का यूज स्पोकन में अधिक होता है, तो अगर आप अपने स्पीकिंग की एबिलिटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार है। आप और भी अलग से कॉन्ट्रैक्शंस को जरूर पढ़ें, ये मेरी सलाह है आपके लिए, सजेशन है। अब ये मर्जी तो आप ही की है। अगला क्या है कि आगे स्लाइड में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमारे सामने, ठीक है। कोई हार्ड नहीं होता, सब इजी होता है, ध्यान से बस देखना है आपको। इसमें क्या करना है, अब देखिए इंटेरोगेटिव के 2 टाइप होते हैं। यहाँ आप इस लाइन को देख सकते हैं, इसके ऊपर एक टाइप है जिसको हम सिंपल इंटेरोगेटिव या फिर यस नो आंसर वाले क्वेश्चन कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है कि इसी में हम समझेंगे कि इसी में हम नॉट भी लगा सकते हैं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डू क्या तुम खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। क्या तुम पॉजिटिव वाला में आता है और क्या तुम नहीं नेगेटिव वाला में, समझिए। उसके बाद हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव की तरफ। तो ये यस नो वाला इंटेरोगेटिव का सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा मोस्टली इसमें आपको कुछ दिख रहा हो जैसे क्या 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 ऐसे स्टार्टिंग होता है। तो इसको आप समझने के लिए केवल इस बात को नोट कर लेंगे कि क्या से स्टार्ट होता है। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी और रीड, दोनों ही होता है। क्या तुम पढ़ते हो का इंग्लिश, डू आगे आ जाएगा, क्या बोले, डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और जो बचेगा उसके बाद आगे। तो डू सब्जेक्ट होगा यू, स्टडी हो गया वर्ब, और आगे कुछ अगर आता है डू यू स्टडी इंग्लिश क्या, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका। क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है, डज द ड्राइवर ड्राइव कार। क्या यह आदमी तुम्हें जानता है, डज दिस मैन नो यू। क्या लड़के नहीं रोते हैं,
डू द बॉयज नॉट वीप? क्या वर्षा नहीं होती है? डज इट नॉट रेन? क्या आप नहीं पीते हो? डू यू नॉट ड्रिंक? क्या वह नहीं नाचता है? डज ही नॉट डांस? ये आपके क्वेश्चन हुए। और भी क्वेश्चन के लिए आगे हम एक्सरसाइज केवल लाएंगे और एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराएंगे जहां जिससे आपको बहुत ही इजीली और समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी हमको देखना है कि कॉम्प्लेक्स जो इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें हम लोग WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से जो फॉर्म होते हैं उसका आंसर कैसे करेंगे और कैसे वो बनते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है क्वेश्चन वर्ड को। ऑलवेज याद रखिएगा क्वेश्चन वर्ड जब आएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रिस्पेक्टिव टेंस के अनुसार लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज होता है, तो वो उसके बाद लगेगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचेगा आपको वो लिखना होता है। अच्छे से समझते हैं इसको। इसमें भी दो टाइप होते हैं, जैसे वो क्या वह क्या खाता है, वह क्या नहीं खाता है, इस टाइप वाला सेंटेंस। माने क्वेश्चन भी हो सकता है प्लस क्वेश्चन में अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो दोनों को समझने के लिए बीच में आपको लाइन ड्रॉ किया गया है, समझ सकते हैं इससे। वह क्या क्या करता है? व्हाट डज ही डू? सबसे पहले क्या लिखा गया? व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डू या डज में से लगाना पड़ेगा। तो ही के साथ हम जानते हैं कि डज लगता है और काम जो वर्ब है वो आपका करना का डू होता है। समझ में आ गया होगा। आगे मैं पढ़ता हूँ, समझिएगा। श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है? व्हाई डज श्याम कॉल यू? वे यहाँ कब आते हैं? व्हेन डू दे कम हेयर? तुम किसके या किसका घर जाते हो घर जानते हो, सॉरी, किसका घर जानते हो? हुज हाउस डू यू नो? तुम किसका घर जानते हो? तो हुज हाउस डायरेक्ट किसका घर का इंग्लिश होगा या WH वर्ड के साथ इसका बनाएंगे। अगला, इसी में हम नेगेटिव की बात कर रहे थे, अब नेगेटिव को समझते हैं। तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो? वाई डोंट यू कम हेयर? क्या मैंने बताया था आपको कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम लोग वाई डोंट यू कम हेयर या फिर वाई डू यू नॉट कम हेयर भी बन सकता है। कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा इजी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में हमको नॉट को ऐड करना है और हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब डू डज है, उसमें नॉट ऐड करके डोंट या डजंट बनता है, जो ज़्यादा ईजी होता है, मेमोराइज करना भी ज़्यादा। उसके प्लेस को फिर सोचना नहीं पड़ता हमें कि उसका कौन सा प्लेस यूज़ करेंगे, किस प्लेस पर, कि वाई डू यू नॉट होगा कि वाई डू नॉट यू होगा, ये कन्फ्यूजन हट जाता है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही ज़्यादा आसान होगा समझना। तो तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो? Why don't you come here? तुम्हें कौन नहीं बुलाता है? Who doesn't call you? नेक्स्ट, वह अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ता है? How doesn't he सॉरी कैसे नहीं पढ़ाता है? How doesn't he teach English? अगर पढ़ना होगा तो रीड हो जाएगा या स्टडी। वह तुम्हें कब याद नहीं करती है? When does वह तुम्हें कब याद नहीं करते हैं चूंकि प्लूरल है तो दे हो जाएगा, करती हैं होता तो सी हो जाता। when don't they remember you या when does she remember you? वह याद करती है। अब इसी का नहीं करती है तो when don't, अगर याद करती है तो when do और याद नहीं करती है तो when doesn't she। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ से कोशिश करूँगा आपके कमेंट को पिक करूँगा और उस पर एक नए वीडियो बनाऊँगा केवल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस बात को आप समझना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, दूसरा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या और मिसिंग लगा या क्या नया हो सकता था। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे केवल एक्सरसाइज की। मैं वहाँ क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको आंसर करने हैं, मैं साथ में आंसर भी करूंगा, आपको आंसर मिलाने हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या पहले आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के बाद ही आप उसे कर सकते हैं, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टू देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।